Good morning student, I am faculty of Sandipani High Secondary School. In my last video, I started lesson number 3 and there we completed some portion of lesson number 3 in class 10th. Today we will continue our next topic. आज का जो हमारा 10th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है नेक्स्ट है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. In this topic we will discuss about the cotton टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है बेटा हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंडिया. ये जो इंडस्ट्रीज़ है बहुत ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कहाँ पर, हमारे भारत में. अब हम देखें देयर आर 1866 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स. टोटल जो टेक्सटाइल मिल्स है वो कितनी है 1866. आउट ऑफ दिस 82% मिल बाय प्राइवेट इंटरप्रीनर. इसमें से जो हम देखें जो 82% मिल्स है वो क्या है, किसके द्वारा चलाई जाती है, प्राइवेट इंटरप्रीनर के द्वारा. और जो 10% मिल है वो चलाती है अंडर द गवर्नमेंट. मतलब वो किसके थ्रू रन होती है, गवर्नमेंट के अंदर. गवर्नमेंट इसको रन करती है. गवर्नमेंट कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर जो 10% हमारी है वो मिल्स चलती है. उसी के साथ 8% मिल्स आर इन कोऑपरेटिव सेक्टर. और जो 8% मिल है वो किस सेक्टर में आ गई, कोऑपरेटिव सेक्टर में. टोटल मिल कितनी हो गई 1866. उसमें से अभी यदि हमने बात कर ली तो 82% मिल जो प्राइवेट इंटरप्रीनर है वो रन करते हैं, 10% एज अंडर द गवर्नमेंट, और जो बाकी हुई बची 8% है वो इन द कोऑपरेटिव सेक्टर. अब हम देखें द फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल जो मिल है, जो पहली मिल थी कॉटन की, वो स्टेब्लिश्ड की गई थी कलकत्ता में इन द ईयर ऑफ 1818 में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश्ड गई थी. बट इट वाज अ फेलियर. पर क्या हो गया था बेटा, वो नहीं चली थी. इट वाज अ फेलियर. द फर्स्ट मॉडर्न सक्सेसफुल जो सक्सेसफुल हुई वो वापस 1851 में. कब, 1851 में मुंबई में जो नाम जो एक व्यक्ति थे उनका नाम था श्री नानाबाई दाबुर. उनने जो इस्टेब्लिश्ड की थी वो जो इंडस्ट्री थी उसको सक्सेस मिली. मतलब 1818 में जो फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश्ड हुई उसमें सक्सेस नहीं मिली थी, वो फेलियर हो गई थी. लेकिन उसके बाद जब 1851 में जो कि कहाँ पर, मुंबई में, किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, श्री नानाबाई दाबुर के द्वारा. और वो जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्या हुई, सक्सेस हुई. सिंस द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मीन्स वॉज सेटअप मुंबई इट वॉज नॉन एज द कैपिटल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़. जब जैसे कि ये पहली बार मुंबई में इस्टेब्लिश्ड की गई थी तो इसको किस नाम से जाना जाता है, कैपिटल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इट इज़ नॉन एज द कैपिटल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सब्सिक्वेंटली दिस इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड इन अहमदाबाद एंड देयरफॉर अहमदाबाद वॉज नेम्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया. देखो ये जैसे कि ये जो आपकी हमने बात करी, ये सब्सिक्वेंटली हम बात करते हैं जो इंडस्ट्रीज़ थी वो अहमदाबाद में थी, इसीलिए आज अहमदाबाद को हम क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोडक्शन ऑफ ये जो कॉटन का धीरे धीरे बढ़ता गया. जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू क्या हुआ, रैपिडली इंक्रीज़ हुआ. वेयर हैज़ द प्रोडक्शन कॉटन क्लॉथ वॉज, उस समय जो प्रोडक्शन था कॉटन का वो कितना था 421.5 करोड़ मीटर इन 1950-51 है ना. 1950 और 51 में जो कॉटन का प्रोडक्शन होता था वो कितना होता था 421.5 करोड़ एंड इट रोज टू 4957.7 करोड़ मीटर इन 2005 एंड 6. मतलब जब वो 2005 और 6 तक आया तो उसका जो प्रोडक्शन है वो कितना हो गया 4957.7 तक जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो पहुंच चुका था. अब जैसे हम देखें, ये हमने किसकी बात कर ली, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात कर ली. तो ये महाराष्ट्र में भी है और अपन इसको गुजरात में भी देख सकते हैं. इसके जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं, महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं और गुजरात में भी देख सकते हैं. अब यदि आप देखें कि इन द सेक्टर, महाराष्ट्र की अपन बात करें, इन द सेक्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो रैंक है वो कौन सी है, फर्स्ट. कौन से रैंक पे महाराष्ट्र,
भारत में महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पे है। इन अवर सेक्टर द कॉटन टेक्सटाइल्स महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट इन इंडिया। वहाँ पे टोटल 119 मिल्स है। आउट ऑफ दिस 101 यूनिट सच वेयर स्पाइनिंग एंड वीविंग इज डन, है ना। कितनी मिल है? 119 मिल्स है, उसमें से 101 यूनिट जो होती है वहाँ पे स्पाइनिंग और वीविंग का कार्य किया जाता है। रिमेनिंग 18 मिल्स आर इंगेज ओनली स्पाइनिंग। उसके बाद जो 18 मिल्स है वो किस में इंगेज होती है? स्पाइनिंग में इंगेज रहती है। मुंबई इज़ द मेन इंडस्ट्रियल सेंटर। जो मुंबई है वो क्या है? मेन इंडस्ट्रियल सेंटर है। देयर आर वहाँ पर 54 टेक्सटाइल मिल है। मुंबई में कितनी है? 54 टेक्सटाइल मिल है। अदर सेंटर्स ऑफ द कॉटन, और भी कुछ सेंटर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के, वो कहाँ कहाँ पर है? सोलापुर, पुणे, नागपुर, वरादा, अमरोती, अकोला, औरंगाबाद और एटसेट्रा, मतलब और भी बहुत सी जगहों पर है। अब इसी के साथ गुजरात जो है, गुजरात इज़ द, अगर हम गुजरात की देखें तो गुजरात में सेकेंड बिगेस्ट सेंटर है। किसका? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का। गुजरात इज़ द सेकेंड बिगेस्ट सेंटर। देयर आर 118 मिल्स। वहाँ पर भी कितनी मिल है? अपने यहाँ महाराष्ट्र में 119 है, बतावन देखिए गुजरात में तो 118 मिल्स है। उसमें से आउट ऑफ 24 आर स्पिनिंग, वीविंग एंड 24 ओनली स्पाइनिंग मिल्स। अहमदाबाद द लीडिंग सेंटर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। अहमदाबाद जो है लीडिंग सेंटर है कॉटन टेक्सटाइल का, बट ओनली इन गुजरात इन द होल कंट्री, ठीक है। वेयर देयर आर 69 मिल्स। वहाँ पर 69 मिल्स है। अदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी जगह पे है, जैसे कि हम बोल सकते हैं वडोदरा, सूरत, भावनगर, राजकोट एटसेट्रा, ठीक है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है उसकी थर्ड रैंक है इस इंडस्ट्रीज़ में। कौन सी रैंक पोजीशन है उसकी? थर्ड पोजीशन है। वहाँ पर 439 स्मॉल यूनिट्स है, ठीक है। देयर आर 439 स्मॉल यूनिट। मोस्ट ऑफ द मिल्स डू स्पाइनिंग ओनली। वहाँ पर ज़्यादातर जो मिलें हैं, ज़्यादातर जो मिलों में कार्य होता है वो सिर्फ स्पाइनिंग का ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। अभी हमने क्या पढ़ा? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पढ़ा। अब हम बात करेंगे जो इंडस्ट्रीज़ मिनरल के ऊपर बेस्ड होती है ना, मिनरल इंडस्ट्री। अभी यहाँ पर जब अपने बात करी थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉटन। अब मिनरल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? मेन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। मेन मिनरल जो है हमारे, मेन इंडस्ट्रीज़ जो है रिलेटेड टू मिनरल, वो कौन कौन सी है बेटा? एक आपका है आयरन इंडस्ट्रीज़ और एक स्टील इंडस्ट्रीज़। इसके साथ सीमेंट भी है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ भी है, मेटल इंडस्ट्रीज़ भी है एटसेट्रा। In the whole industrial setup, iron and steel industry is known as the basic industries. पूरा जो औद्योगिक सेक्टर है, पूरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें जो आयरन है और स्टील इंडस्ट्रीज़ है उसको ही बेसिक इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। वी शैल देयरफॉर स्टडी सम स्पेशल आयरन। अब हम जो स्टडी करेंगे, अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? स्पेशली ऑफ आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जो आपकी बुक में टॉपिक दिया है वो मेनली स्पेशली जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ की। तो क्या होता है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन बोला जाता है पूरे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम रॉ मटेरियल वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस ओनली। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ होल इंडस्ट्रीज वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न टाइम्स। Right from needle, nails, pins, big things like car, machinery, industries, etc. cannot possibly manufacture without the iron. We know that this. आप आज एक छोटी सी चीज़ देखो, सुई हुई, ऑलपिन हुई, पिन हुई, बड़ी बड़ी मशीन देखो, कार हुई या कोई ट्रैक्टर हुआ या फिर बहुत सारी जो मशीन्स आती है हमारी, फिल्टर करने की मशीन आती है, वो हुई। तो क्या आयरन के बिना इनका प्रोडक्शन, इनका मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है क्या? नहीं है। मतलब जो आयरन है वो बेसिक है ना, दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट और दिस आर द बेसिक इंडस्ट्री, बिकॉज विदाउट आयरन एंड स्टील इट इज़ नॉट पॉसिबल। देयरफॉर इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑन विच नेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स। इसी कारण क्या है? जो आर्थिक विकास है,
जो हमारे देश का आर्थिक विकास है उनके लिए ये जो इंडस्ट्रीज़ है आयरन और स्टील इंडस्ट्री अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इन द ओल्डर टाइम द इंडस्ट्री वॉज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पहले क्या होता था, ये जो इंडस्ट्रीज़ होती थी ये एक बहुत छोटे पैमाने पे होती थी, कुछ छोटे छोटे उद्योग होते थे। बट उस समय में भी हम देखें द 1500 ईयर ओल्ड आयरन पिलर इन मेहबुराली नियर कुतुब मीनार दिल्ली इज़ द प्रूफ ऑफ एंटिक्विटी ऑफ द इंडस्ट्रीज़। लेकिन आज यदि आप देख जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में क्या है बेटा, कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में है, और वहाँ पे मेहरौली करके एक पिलर है जो कि आयरन से बना हुआ है। तो उससे क्या प्रूफ होता है कि उस समय भी जो आयरन स्टील और इंडस्ट्रीज आयरन जो है उसका यूज़ किया जाता था, उससे इक्विपमेंट बनाते थे। द फर्स्ट मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट वॉज सेटअप इन द पोर्ट नोवो इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इंडिया। जैसे कि हम बात करें जो फर्स्ट सेटअप है, फर्स्ट मॉडर्न जो जिसका आयरन और स्टील का सेटअप है, प्लांट कहाँ बना था, सबसे पहले इसका सेटअप हुआ था पोर्टो नोवो में, और वो कहाँ पर था, तमिलनाडु में। अब हम बात करें और कौन से साल में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, वो 1830 में। द फर्स्ट लार्ज स्केल प्लांट ऑफ आयरन एंड स्टील वॉज सेटअप इन साक्षी। ये जो है आपका सेकेंड वाला की हम बात करें कि जो फर्स्ट लार्ज स्केल प्लांट है वो कहाँ पे सेटअप हुआ था, उसका साक्षी में, एज अ प्लेस ऑफ झारखंड स्टेट। वो कौन से स्टेट में है, झारखंड स्टेट में है। इन द ईयर ऑफ 1907 बाय द जमशेदजी टाटा। किसने इस्टेब्लिश्ड किया था उसको, जमशेदजी टाटा ने। दिस प्लेस इज नॉन एज द जमशेदपुर। जो ये प्लेस है इसीलिए इस प्लेस को किस नाम से जाना जाता है, जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जो जमशेद जी थे, जमशेदजी टाटा थे, उन्होंने लार्ज स्केल सेटअप किया था वहाँ पे, और इसी कारण से इस प्लेस को आयरन एंड स्टील का प्लांट था बड़ा, उसको सेटअप किया था जमशेदजी टाटा ने, तो इस प्लेस को जमशेदपुर के नाम से आज भी जाना जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट थ्रू इज़ अ 5 ईयर प्लान। भारत की जब आज़ाद हो गया हमारा भारत, तो उसके पास उसके 5 ईयर प्लान्स थे। मेड ग्रेजुअल एफर्ट बाय स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और जब ये 5 ईयर प्लान बने तो उसमें क्या हुआ बेटा कि जो हमारी आज इंडस्ट्रीज़ है, औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने क्या करे, बहुत सारे पॉइंट बनाए कि हम इनके थ्रू औद्योगिक विकास कर सकते हैं, क्योंकि बेटा औद्योगिक विकास क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सर इंडस्ट्री डेवलप्ड बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। उन्होंने ऐसे पॉइंट रखे जिससे जो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो पब्लिक सेक्टर में भी और उसी के साथ किस में, प्राइवेट सेक्टर में भी। टू इंश्योर द कोऑर्डिनेट इन द इंडस्ट्री द गवर्नमेंट सेटअप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे लोकलाइजेशन। इंडस्ट्रीज़ का क्या पढ़ेंगे हम, लोकलाइजेशन। बस किधर कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं अभी हम, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ की। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, इट इज़ लोकलाइज्ड द एरिया वेयर रॉ मटेरियल इज़ अवेलेबल। अब जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री हो वो लोकलाइज हम बोल सकते हैं कहाँ पे, कि जहाँ पे उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल हो हमको, बिकॉज यदि इंडस्ट्रीज़ है तो रॉ मटेरियल चाहिए। तो बेटा जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज़ लोकलाइज्ड इन द एरिया वेयर द रॉ मटेरियल इज़ अवेलेबल। मेन रीज़न ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ दिस इंडस्ट्रीज इज एरिया ऑफ रॉ मटेरियल used industries is a heavy, cheap and full of impurities to transport heavy raw material and full of impurities to other places। क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, रॉ मटेरियल इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो हम किसी भी इंडस्ट्रीज़ का लोकलाइजेशन अगर करें तो हमको ये देखना होगा कि वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। इंडस्ट्रीज़ में मटेरियल, जो कि कुछ मटेरियल हम ऐसे ही यूज़ करते हैं जो हैवी होते हैं, चीप होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो फुल ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती है। तो ये सभी चीज़ें देख के उनका लोकलाइजेशन होता है। अब जैसे कि बात करते हैं, ये हमारी क्या हो गई, लोकलाइजेशन की बात हो गई। अब यदि हम देखें कि इन आवर कंट्री बिसाइड्स द रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैव इफेक्टेड द लोकलाइजेशन ऑफ दिस इंडस्ट्रीज़। जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो क्या करती है, ऑल्सो किसको इफेक्ट करती है, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को। क्यों, द प्लेस वेयर और रेल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आर अवेलेबल नियर द कोल एंड, जैसे कि कोई भी फैसिलिटी हो, आज हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, पहले भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल थी पर इतनी ज़्यादा नहीं थी।
तो ड्यू टू चीप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दिस इंडस्ट्रीज लोकलाइज इन द कोस्टल एरिया। तो क्या हुआ, कुछ कम जहाँ पर चीप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है तो इस कुछ इंडस्ट्रीज़ का वहाँ पे क्या हुआ, लोकलाइज्ड हुआ। जैसे इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन कोल बेल्ट, कुछ इंडस्ट्रीज़ कहाँ लोकेटेड है, कोल बेल्ट में। इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड इन आयरन और बेल्ट, कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है आयरन और बेल्ट में। और इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड इन द एरिया बिटवीन द कोल एंड आयरन और बेल्ट विच हैव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, और द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन कोस्टल एरिया। अब इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन कोल बेल्ट वो देखें हम कहाँ कहाँ पे है, तो ये हो गया हमारा हीरापुर, कुत्ती, दुगापुर और बोकारो एट्सेट्रा। ठीक है, तो कुल्ती जो है, कुल्ती इज़ ऑल्सो अ प्लेस, तो कुल्ती में, दुर्गापुर में, बोकारो में और एट्सेट्रा प्लेस पे ये क्या है, इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द कोल बेल्ट। उसके बाद इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन आयरन और बेल्ट, तो भिलाई, राउरकेला और विजयनगर, चंद्रपुर एट्सेट्रा। वहीं हम देखें जमशेदपुर, जो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, लोकलाइजेशन की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब हम बात कर रहे हैं स्टील इंडस्ट्रीज और आयरन इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन की, मतलब उसके उत्पादन की। तो द सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस हैज़ रिजल्टेड सब्सटेंटेड इंक्रीज द प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ लास्ट फ्यू डिकेड्स। आज हम देख सकते हैं ये इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली इस फील्ड में, इसमें स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज़ में कंटिन्यू प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है प्रोडक्शन, बहुत अच्छे पैमाने पे होने लगा है। ड्यूरिंग 1970-71 द प्रोडक्शन वॉज 70 लाख टन। जब हम 1970 से 71 की बात करते हैं तो जो ये प्रोडक्शन था वो कितना था, 70 लाख टन्स था, विच इंक्रीज्ड 492 लाख, जो कि कितना बढ़ गया 2005 से लेके 2005-06 में कितना बढ़ गया था, 492 लाख टन। मतलब कितना हुआ, 70 लाख टन था कब, 50-51 में, मतलब बहुत 70-71 में, और उसके बाद 2005-06 में कितना हो गया आपका ये प्रोडक्शन, 492 लाख टन। ठीक है, तो फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट द स्टील प्रोडक्शन इंडिया प्लेस इज़ द 9th इन द वर्ल्ड। यदि हम स्टैंड पॉइंट देखें स्टील प्रोडक्शन का, तो जो इंडिया की प्लेस है वो कौन से नंबर पे है, 9th प्लेस है इन द वर्ल्ड। द इंडस्ट्रीज इज गिविंग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू द मोर देन 5 लाख पर्सन इन इंडिया। अब हम जानते हैं कि हमारे जो इंडिया में है सभी तरीके के लोग रहते हैं, सभी धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, तो पॉपुलेशन भी है। तो जो ये इंडस्ट्रीज़ है, ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, डायरेक्ट क्या होती है, डायरेक्ट रोजगार देती है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है टू द पर्सन। ठीक है, सो यू अंडरस्टूड अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। So what we discussed in this topic, we discussed about the cotton industries, we discussed about the dispersal of cotton industries, we discussed about the localization of the cotton industries और localization of industries। उसके बाद हमने देखा production of iron and steel। This topic is completed. In next class we will continue. Our next topic is forest based industries. Thank you.